हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर रोग निदान पेपर 2 की। और पेपर 2 के अंदर हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है विसूचिका, अल्सक और विलंबिका। काफ़ी बड़ा नाम है। इसके अंदर हम इन तीनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विसूचिका को, जिसको हम मॉडर्न में फूड पॉइजनिंग से भी रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंट्रो दिया गया था इस चैप्टर के बारे में, इसको समझ लेते हैं। ठीक है। अगर ये नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, इसका इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक। तो ये चैप्टर काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये आपके रोग निदान और चरक संहिता दोनों के अंदर है, और कई बार कहीं और भी माधव निदान के अंदर भी है। तो मतलब ये बहुत जगह ये आपको मिल जाएगा। काफ़ी हाई चांसेस होते हैं इसके चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आने की। ठीक। तो हम बात करते हैं कि अग्निमंद। देखो, जब आपकी अग्निमंद होती है तो उससे अजीन की उत्पत्ति होती है, और अजीन से यहाँ से आम की उत्पत्ति होती है। तो एक सीक्वेंस चला आ रहा है कि आपकी अग्नि मंद हुई, फिर अजीर्ण हुआ। अजीर्ण का मतलब ये हुआ कि जो भी आपने पहले खाना खाया हुआ है उसका पाचन नहीं होना। ठीक है। जब उसका पाचन नहीं होगा तो उससे क्या होगी? आम की उत्पत्ति होगी। अब ये जो आम है वो दो तरह से, एक बनेगा आम रस, मतलब ये अपक्व अन्न है। ठीक है। मतलब इस आहार से जो भी रस बनता है, अब कैसा बनेगा? अपक्व है, मतलब वो पाचित नहीं हुआ अच्छी से, तो आम रस में कन्वर्ट होगा, या अन्न विष या आम अन्न में कन्वर्ट होगा। इस अन्न विष को हम फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं। ठीक है। इसी की वजह से आगे जाकर विसूचिका जैसे रोग, विलंबिका जैसे रोग आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर से बता रहा हूँ कि अग्निमान से अजीन, अजीन से आम की उत्पत्ति होती है। फिर ये आम दो आगे जाके क्लासिफिकेशन होता है, एक अन्न विष के अंदर जिसको हम आम अन्न बोलते हैं, एक होता है आम रस। ठीक है। मतलब जो रस में कन्वर्ट हो गया है तो वो कैसा होगा? आम रस, और जो सॉलिड पार्ट थोड़ा बचा हुआ है वो आम अन्न। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जठराग्नि मंद हो गई है होती है। तो इसमें जठराग्नि मंद हो गई होती है। इसमें क्या होता है? आम रस के अंदर, जो कि आप जानते ही हो आगे जाके जो आम रस है, इससे पहले जठराग्नि काम करती है, और फिर रस से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, तो उस पर धातु की अग्नि काम करती है। तो इस आम रस पे जठराग्नि और धातु अग्नि दोनों कम हो जाती है। और फिर इसके प्रभाव से आपको सर्वदेहितिक तथा चिरकालिक जैसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आमवात। ठीक है। तो याद रखना। ठीक। ये किसकी वजह से हुआ? केवल और केवल आपकी अग्निमान की वजह से। अग्निमान की वजह से आपकी आम की उत्पत्ति होती है, और आम की वजह से देखो आपको किस तरह से आमवात रोग यहाँ पर हो गया। कैसे आमवात हो गया? कि आम के यहाँ पर देखो, जैसे भी आप जो भी आहार होता है, इस आहार का आहार रस में कन्वर्ट होता है। तो ये जो आहार रस बनता है, इस पे अग्निवर करती है। ठीक है। इस पे अग्निवर करती है। तो एक हमारा सार भाग बनता है, एक हमारा मल भाग बनता है। ठीक है। अब ये जो सार भाग है, इसमें से जो रस बनता है वो आखिर धातु की बनाएगा, और उसका जो दूसरा वाला पार्ट है वो जो थोड़ा फूडी सी बच जाता है, तो वो आमन बोलते हैं इसको हम। वो इस पे क्या होगा? इसमें जठराग्नि जब मंद हो जाती है तो इसके प्रभाव से जो महास्रोतस आशुकारी स्वभाव, मतलब इसमें क्या होगा? ये आशुकारी स्वभाव से, मतलब ये एकदम से, मतलब इसमें जो डिजीज होगी वो आशुकारी स्वभाव से होगी, बहुत जल्दी होगी। जैसे कि अल्सक, विलंबिका, विसूचिका। जबकि यहाँ पर कैसी होती है? ये चिरकालिक होती है, मतलब ये जो डिजीज होती है वो बहुत लंबे समय में होती है, धीरे 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 करके आपकी आम बात बनती है, जिसको हम मॉडर्न में रिलेट करते हैं रियूमेटॉइड आर्थराइटिस से। ठीक है। तो समझ में आ गया आपको? ठीक। देन इसके बाद, और जो बिल्कुल शीघ्र ऐसी डिजीज हो जाती है इसके प्रभाव से, जैसे कि मासूतुसवाल डिजीज, अल्सक हो गया, विलंबिका हो गया, विसूचिका हो गया। अब यहाँ पर विसूचिका के कह रहा है कि कुछ लक्षण बताए गए, जैसे कि वमन होना, विरेचन होना। ठीक है। तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस बताया गया है। यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ना, विसूचिका और अल्सर, तो ये जो विसूचिका है, अल्सर है, ये दोनों ही आम प्रदूषण विकार से हुआ है। तो यहाँ से किससे हुआ है? दोनों ही आम प्रदूषण से हुआ है। तो याद रखना, जो ये विसूचिका है और अल्सर है, दोनों ही कैसे हमारे आम प्रदूषण से होने वाली है। आचार्य चरक ने बताया था। ये चीज़ इसको प्रूव भी कर रही है, कैसे जो आम है वो आमवात को उत्पन्न कर देता है, और कैसे ही ये आम हमारे अल्सर और विसूचिका को भी यहाँ पर करता है। ठीक। ये एक थोड़ी सी मैकेनिज्म यहाँ पर हो गए। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है विसूचिका। ठीक है। एग्जाम में बेशक इसे क्वेश्चन ना आए, लेकिन ये आपके लिए आपके कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया। तो अब यहाँ पर आता है विसूचिका। विसूचिका जिसको हम फूड पॉइजनिंग से रिलेट करते हैं। भाई ये आम जो अनविष में कन्वर्ट हो रहा था, ये फूड पॉइजनिंग ही तो था। इसकी वजह से तो ये सारी चीज़ें हुई थी, यानी विसूचिका भी की तो इसी की वजह से हुई थी कहीं ना कहीं। तो विसूचिका को हम फूड पॉइजनिंग से रिलेट करते हैं। इसकी परिभाषा क्या बताइए? तत्रम विसूचिकम ऊर्ध्वम च अधश्च परिवर्तम दोषानाम यथोक्तम रूपम विज्ञात। अगर आपको हिंदी लिखनी है, जो मैं बोला उसको लिख सकते हो, अपनी बुक से भी लिख सकते हो, लेकिन श्लोक काफ़ी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, चरक विमान स्थान 2 में आया है। तो यहाँ पर बताया गया तत्र विसूचिकम ऊर्ध्वम च अधस्य, मतलब यहाँ पर मतलब विसूचिकम ऊर्ध्वम से अधस्य प्रवृत्तम दोषानाम, मतलब जो दोष होते हैं, अब दोष कौन से, मतलब जिनके साथ जो एपक व अन्न है, वो एपक व अन्न वाक्य अमाशय से ऊपर की ओर और नीचे से दोनों की ओर निकलते हो। देखो मैं एक बार फिर आपको समझाता हूँ इसको थोड़ा सा। देखो विसूचिका में क्या होता है एक्चुअली, कि इसमें आपकी जो द्रवमल, मतलब जो द्रवमल, मतलब मल कैसा होगा, द्रव होगा, तो उसकी बार बार प्रवृत्ति होगी। तो कैसे होगी, इसकी बार बार द्रवमल की बार बार प्रवृत्ति होगी, ठीक है। और मतलब बार बार नीचे से मल निकलेगा और उसी के साथ उसमें वमन भी होगा, मतलब एक तरीके से वमन भी हो रहा है और नीचे से बार बार मल की प्रवृत्ति भी हो रही है, और उसी के साथ इसमें सुई चुभन जैसी पीड़ा भी होगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा विसूची का। जैसे ये यहाँ पर है, ये अमाशय है और ये आपके आगे जाके पकवास से आएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखो जो भी आहार आपने खाया, ठीक है, जो भी आहार आपने खाया, तो या तो वो वमन के थ्रू निकलेगा या यहाँ पर विरेचन के थ्रू निकलेगा, ठीक है, वमन विरेचन या फिर अतिसार जिसको बोलना है, ठीक है, इसके थ्रू निकलेगा, ठीक। और कैसा पेन होगा आपको, सुई चुभन जैसे पेन होगा। तो यही बताया गया है कि इसमें जो आम दोष है, आम दोष मतलब कि आपकी अग्निमन थी, तो ये एपक को अन्न का अच्छे से पाचन नहीं हुआ, तो वो दोषों के साथ मिलता है, और दोषों के साथ मिलकर या तो वो नीचे से निकलेगा या वो ऊपर से निकलेगा, ठीक है, और इसी के साथ वो सुई चुभन जैसी पीड़ा भी करेगा। इसी को हम बोलते हैं विसूचिका, सूची सुई सुई चुभन जैसी पीड़ा, विसूचिका, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो यही बता रहा था, त्रम विसूचिकम ऊर्ध्व से अधस्य प्रवृत्तम दोषानाम, मतलब जो दोषों के साथ, जो एपक हो अन्न है, वो दोषों के साथ या तो ऊपर से या नीचे से निकलेगा। यथोक्तम रूपम विघातम, यथोक्तम का मतलब ये है कि जिस तरह उसमें जिस दोष होगा उस दोष के अनुसार लक्षण आएंगे, जैसे वात दोष के लक्षण, पित्त दोष के, कफ दोष के, ये हम आगे देखेंगे इस लक्षणों को, ठीक। फिर हम बात करते हैं हेतु की, विसूचिका का हेतु क्या है, निदान क्या है। तो यहाँ पर भी हमें चरक विमान स्थान 2 का श्लोक लिया है। इसमें बताया गया है कि मात्रम अप्यम, ये पे पतंग, मात्रम अप्यम भय वृद्धम पथ्यम चा अन्नम न जीर्यते चिंता शौक भय क्रोध दुख संयम प्रजाग्रे, मतलब ये बताया गया है कि जरूरी नहीं है आप हर बार मात्रावत और पत्याहार का सेवन करोगे तो आपको कोई रोग नहीं होगा। आप चिंता शौक भय क्रोध दुख सैया पर जागरे, मतलब चिंता की वजह से, शौक की वजह से, भय की वजह से, क्रोध की वजह से, दुख की वजह से, और गलत जो बेड होता है उस पर, मतलब उस पर, मतलब जो कंफर्टेबल बैठने उस पर लौटना और पूरी रात जागना, तो इनसे भी क्या हो सकता है, आपको यहाँ पर विसूचिका हो सकता है। ये निदान बताई गई है। अब देखो, अब मैं निदान की आपको एक बात बताता हूँ। जब भी आपको निदान समझ में नहीं आई तो जब भी निदान ना समझ में आए तो आपको लगाना है जो मैं बता रहा हूँ, कि किसी भी जो रोग होगा उसका जो निदान आप ऐसे लिख सकते हो, मिथ्याहार विहार होगा, अति मात्रा में आहार होगा, गुरु होगा, ठीक है, और वेगों को धारण करना होगा, असात्म्य भोजन होगा, कृमि रोग होगा। तो ये मतलब आप निदान को कभी भी नहीं छोड़ोगे। कोई भी डिजीज आए, अगर आपको निदान पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है तो जो मैं बता रहा हूँ कि मिथ्याहार विहार, अति मात्रा, कृमि रोग, असात्म्य, वेग धारण, तो ये सारे निदान है वो सभी डिजीज के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो मैंने बताया वो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है, और भी आप लिख सकते हो कि कृमि के सेवन की वजह से, दूषित अन्नपान की वजह से, असात्म्य भोजन की वजह से, अध्यसन की वजह से, चिंता की वजह से, अति मात्रा में गुरु भोजन वही करने की वजह से, तो इसमें और भी आप हेतु लिख सकते हो। ये दोनों मैंने लिखे हैं क्योंकि ये दोनों श्लोक मैं आपको चरक विमान स्थान 2 के अंदर याद करा चुका हूँ। तो इससे बढ़िया क्या रहेगा कि आप यहाँ पर हेतु में श्लोक लिखो, परिभाषा में श्लोक लिखो। तो दोनों श्लोक आपने यहाँ करे हैं और चरक में भी करे हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं संप्राप्ति की। देखो अभी विसूचिका के अंदर तीनों दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। निदानों का सेवन करोगे, निदान है उन्हें सेवन करा, ठीक। तो इस निदान के सेवन करने की वजह से क्या होगा, वात दुष्ट होगा, पित्त दुष्ट होगा, कफ दुष्ट होगा, ठीक है। अब वात का स्थान कहाँ पर होता है, पक्वाशय में, ठीक। तो पक्वाशय में होता है तो वो क्या करेगा, पूरी स्रोतस को दुष्ट करेगा भाई, क्योंकि वात दुष्ट है, और वात का स्थान कहाँ पर, पक्वाशय में है, और पक्वाशय में क्या करेगा, पूरी स्रोतस को दुष्ट करेगा, जिसकी वजह से उसकी अति प्रवृत्ति हो जाएगी। तो इस वजह से नीचे के मार्ग से मल भार आने लग जाएगा, ठीक है। और
कफ दुष्ट होगा, कफ कहाँ पर होता है? अमाशय में होता है। तो अमाशय में वो क्या करेगा? अन्वय स्रोतस को दुष्ट करेगा, तो जिसकी वजह से विमार्गमन हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या थी? अति प्रवृत्ति हो रही थी, यहाँ पर विमार्गमन हो रहा है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि वो मल नीचे की ओर जाना है, तो नीचे की ओर जा रहा है। अब यहाँ पर क्या था कि जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट था, ठीक है, स्टोमक, वो नीचे आना था। लेकिन गैस्ट्रिक कंटेंट कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए बोला गया विमार्गमन, मतलब नीचे ना जाकर वो ऊपर जा रहा है, इसलिए बोल दिया विमार्गमन हो गया। तो मुख से क्या हो जाएगा? वमन हो जाएगा। पित्त की तुष्टि होने की वजह से क्या होगा? अग्निमांद हो जाएगी और आम की उत्पत्ति हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर मल नीचे जा रहा है, वमन हो रहा है, आम उत्पत्ति हो रही है। ये तीनों ही क्या कह रहा था? हमारे विसूचिका के लक्षण नहीं है तीनों ही चीज? कि विसूचिका में मैंने यही तो बताया था कि दोषों का ऊपर से नीचे से बाहर निकलना। ठीक है, दोषों का मतलब जो हमारा आम दोष युक्त है वो उसका ऊपर से और नीचे से निकलना। तो यही हम संप्राप्ति से भी ये चीज प्रूव कर चुके हैं। फिर इसके अंदर दोष की संप्राप्ति घटक देख लेते हैं कि दोष में तेजस जो होते हैं, दूसरे रस अनपुरुष होता है, श्रोतस में अन्वय पुरुष होता है, श्रुत दृष्टि में संग और विमार्गमन होता है और अग्नि की मंद होती है। देखो एक बार और बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो बेसिक इंट्रो दिया गया था, जिसमें हमने देखा था अग्निमान से अजीन की, अजीन से आम की उत्पत्ति होती है। ये आम दो का कैटेगरी में डिवाइड हुआ, एक आम रस में, एक आम अन्न में। अब इस आम अन्न में केवल जठराग्नि मंद है, क्योंकि अन्न पे केवल जठराग्नि वर्क कर रही है, लेकिन आम रस से रस बनना है, रक्त बनना है, तो जो जठराग्नि है भूतग्नि दोनों वर्क कर रही है। अगर दोनों ही मंद हो गई है अग्नि, तो इसके प्रभाव से क्या होगा? धीरे 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 ये आम रस आगे जाके बहुत लंबे समय तक अगर आम रस हमारी बॉडी में रहा, तो वो धीरे धीरे आमवाद की उत्पत्ति कर देगा। और यहाँ पर क्या था? जो आमन था, जठराग्नि मंद है, तो वो प्रभाव मतलब बिल्कुल बहुत जल्दी ही क्या कर देगा? आपको अल्सक, विलंबिक और विसूचिका के लक्षण देखने को आपको मिल जाएंगे। हमने सबसे पहले देखा विसूचिका। विसूचिका में क्या होता है कि आपके बार बार मल की प्रवृत्ति होती है, वमन होता है, सुई सुबन जैसी पीड़ा होती है। ठीक है, हेतु की बात करा कि हेतु वही कि गुरु मात्रा में भोजन करना, अत्यधिक भोजन करना, मिथ्यार विहार का, ऐसा आत्मीय का, या फिर चिंता शौक, ये कुछ मानसिक कारण है। चिंता शौक, भय, क्रोध, दुख, संयम, प्रजाग्रह, तो ये कारण बताए। संप्राप्ति बताई, तीनों तो उसका प्रकोप रहता है। तो वात पक्वाशय में होता है, पक्वाशय में यहाँ पर पुरुष स्रोत को दुष्ट करेगा, तो मल की अति प्रवृत्ति हो जाएगी। कफ अमाशय में रहता है, तो वह अन्वय स्रोत को दूषित करेगा, तो इसका विमार्गमन हो जाएगा, वमन हो जाएगा। फिर दुष्ट अग्निमंद की उत्पत्ति करेगा, जिससे आम की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये विसूचिका आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई होप आप गाइस सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूछ भी ले सकते हो। फिर इसके अनुसार हम बात करते हैं कि लक्षण के बारे में। ठीक है, विसूचिका में आपको अतिसार देखने को मिलेगा, वैवन्य देखने को मिलेगा, डिस्कलरेशन, हृदय में पीड़ा देखने को मिलेगी। ठीक है, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, दाह देखने को मिलेगा, जरम्बा देखने को मिलेगा, बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा, यौनिंग देखने को मिलेगा, मूर्छा, सिनकूप देखने को मिलेगा, भ्रम, कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, ऐठन देखने को मिलेगी, एंड कम ट्रेमर वगैरह देखने को मिलेंगे। फिर आता है दोष अनुसार विशिष्ट लक्षण, जो मैंने आपको बताए थे ना, यथोक्तम रूपम। ये मैंने आपको बताया था, यथोक्तम रूपम विकास, मतलब दोषों के अनुसार यहाँ पर लक्षण देखने को मिलेंगे। जैसे विसूचिका के अंदर वात पे तीनों लक्षण है, तो तीनों के अलग अलग लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। सूल, अना, अंगमर्द। ठीक है, सूल पेन देखने को मिल सकता है, आना देखने को मिल सकता है, अंगमर्द बॉडी एक्ने देखने को मिल सकता है, मुख सोर, ड्राइनेस ऑफ माउथ देखने को मिल सकता है, सिनकूप, कन्फ्यूजन। ठीक है, अग्नि वैश्य में देखने को मिल सकता है, पार्श्व पृष्ठ और कटिग्रह में आपको पेन देखने को मिल सकता है, सिरांकुंचन देखने को मिल सकता है, ज्वर, अतिसार, तृष्णा, मद, भ्रम, प्रलाप, सर्दी, अरुचि, अपचन, शीत ज्वर, आलस्य और शरीर में गुरुता देखने को मिल सकती है। फिर साध्य साध्या की बात करते हैं। देखो अगर ये असाध्य लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो विसूचिका असाध्य होता है, इनके अलावा साध्य मानी जाएगी। जैसे दंत, होस्ट, नक का नील पड़ जाना, अल्प संज्ञा होना, निरंतर सर्दी आना, स्वर में शांत मतलब मंदा हो जाना। उपद्रव क्या होता है? निद्रा का नाश, अरितिक कंप और मूत्रपाघात, तो ये इसके उपद्रव होते हैं। ठीक है, देन ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं अल्सक की। तो अल्सक में क्या है कि अल्सक में बताया गया है कि परिभाषा के अंदर प्रयाति ना ऊर्ध्व ना अधस्थ और आपी विपच्यते, मतलब इसमें बताया गया है कि ना ऊपर की ओर ना नीचे की ओर जो भी आहार है वो बिना पचे ही आपके अमाशय में बिल्कुल आलसी भूतों की तरह पड़ा रहता है। तो प्रयाति ना ऊर्ध्व ना अधस्थ आहारो अपि विपच्यते अमाशय अस्ति भूतस्तेन सो अल्सक में स्मृतम। तो यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा आहार जो ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, ना वमन होता है ना विरेचन होता है, वो आपकी अमाशय के अंदर आलसी भूतों की तरह पड़ा रहता है, उसे ये यहाँ पर अल्सक कहते हैं। तो अल्सक क्या होता है? अल्सक के अंदर कि जो आपने आहार खाया हुआ ना नीचे की ओर जाता है ना ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, और जिसका पाचन भी ना हो, वो कोष्ठ में आलसी भूतों की तरह
पड़ा रहता है उसे हम अल्सक कहते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या बताया गया, या तो अग्नि दुर्बल है, या रोगी दुर्बल है, या वेगों को धारण कर रहा है, विरुद्ध आहार कर रहा है, अध्यासन और विषमासन कर रहा है। ठीक, संप्राप्ति की बात करी गई, यहाँ पर वात और कफ दोष प्रकोपित होते हैं। वात दुष्ट होने की वजह से अन्न अन्न का पीड़न करता है। कफ दुष्ट होता है तो मार्ग का अवरोध करता है। अन्न अमाशय में आलसीभूत होता है। मतलब वो क्या करेगा, जैसे ये अमाशय है, इस अमाशय में क्या होता है, मान लो कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि कफ की दृष्टि की वजह से ये सूर्य मार्ग को अवरोध कर रहा है, तो ये जो अन्न है वो कहीं भी जाएगा ही नहीं, यहीं पर पड़ा रहेगा, क्योंकि इसने क्या कर दिया, मार्ग का अवरोध कर दिया। ठीक है, तो अन्न का ऊर्ध्व ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ऊपर भी अवरोध कर दिया, नीचे भी अवरोध कर दिया, तो इसमें ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो उसी को हम आलसक कहते हैं। आलसक आलसी भूतों की तरह जो आपके अमाशय में पड़ा रहे, उसे ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर अल्सक कहते हैं। अब अल्सक में दोष कौन कौन से होते हैं, संप्राप्ति घटक की बात करें तो वात और कफ होता है, दूषिय अन्न होता है, पुरुष होता है, श्रोतस अन्न और पुरुष व्यय होता है, श्रोत दृष्टि में संग हो रहा है क्योंकि ना ऊपर निकल रहा है ना नीचे निकल रहा है, अग्नि दृष्टि में मन दिख रहा है, अधिष्ठान के यहाँ पर होता है, अमाशय होता है। देखो, संप्राप्ति घटक सबसे आसान होते हैं। अगर आपको संप्राप्ति पता है तो आप इजिली इसको रिलेट कर लोगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है सर हम रिलेट नहीं कर पाते, तो इसको रिलेट करके दिखाया करो, तो उसकी भी आप कमेंट कर दिया करो। ठीक है, देखो जो भी चीज़ आपको नहीं आती है, ठीक है, ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए था, ये चीज़ें मुझे तब पता लगेंगी जब आप कमेंट करके बताओगे तो। ठीक है, ठीक, देन उसके बाद हम बात करते हैं लक्षण की। तो अल्सक के लक्षण भाई, कुक्षी का फूलना। भाई जब जो आहार है ना ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, तो कुक्षी क्या करेगी, फूल जाएगी, मूर्छा आ जाएगी, अत्याधिक सूल उत्पत्ति होगी, पेन कॉज करेगा वहाँ पड़ा पड़ा हुआ। ऊर्ध्व प्रदेश में वायु का भ्रमण होगा, मतलब ऊपर की ओर वायु, क्योंकि वायु भी तो रुक जाएगी। प्यास लगेगी, उद्गार में अधिकता होगी, और मल तथा अधोवायु का परंतु अवरोध हो जाएगा, मतलब नीचे की ओर भी जो वायु है उसका भी अवरोध देखने को मिल जाएगा। देन इसके बाद हम बात करते हैं दंड अल्सक की। देखो, जो मैंने अभी आपको बताया था, जो अल्सक है विसूचिका है, वो किसकी वजह से होता है, आपको आमदोष की वजह से होता है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अल्सक होता है विसूचिका होता है, वो किसकी वजह से होता है, आपको आम की वजह से होता है। ठीक, तो देखो एक बार इस चीज़ को देखो। देखो, आम की वजह से आपको क्या होता है, आम की वजह से यहाँ पर आचार्य चरक ने बताया है कि ये आम आगे जाके अल्सर को कन्वर्ट करता है और विसूचिका को कन्वर्ट करता है। ठीक है, अभी आम की उत्पत्ति की हो रही थी। देखो, इसका श्लोक था, अगर आपने आचार्य भागवत का श्लोक पढ़ा होगा तो कुछ इस प्रकार था, उस मनोन अल बलत्वे धातु माग बापाचितम दुष्यम आमाशयगतम, इसी प्रकार का था, कि इसमें बताया गया था कि उष्मा का बल, यानी जो जठरग्नि है, अगर उनका बल कम हो जाए तो जो धातु माग अपचितम, मतलब धातु का अच्छे से पाचन नहीं होगा, और जो भी अन्न होगा वो आपकी अमाशय में दूषित होकर पड़ा रहेगा, जो कि यहाँ पर आम की उत्पत्ति करता है, और यही आम आगे जाके अल्सर में कन्वर्ट होता है, ये विसूचिका में कन्वर्ट होता है। यही चीज़ मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करी थी कि किस तरह से ये जो आम है वो अल्सर विसूचिका में कन्वर्ट कर रहा है, और यही आम आपके जाके आपके अगर बहुत लंबे समय तक रह गया तो वो आम बात में भी कन्वर्ट करता है। ठीक है, जब हम आम बात को पढ़ेंगे तो इस चीज़ को फिर से आपको याद दिलाएंगे। ठीक, देन ये हो गया, तो अब हम करते हैं, अल्सक हो गया हमारा, अल्सक के बाद हम बात करते हैं दंड अल्सक की। ठीक, देखो, जब दोष अधिक मात्रा में प्रकोपित हो जाते हैं, तब अधिक दुष्ट आम दोष के कारण मार्ग अवरोध हो जाता है, तो उस संपूर्ण शरीर में तीव्र गति शरीर का दंड के समान। देखो, यहाँ पर देखो, अल्सर किसकी वजह से हो रहा था, आम की वजह से हो रहा था। यदि यही आम अगर बहुत लंबे समय तक हो जाए तो अल्सर वो आम दोष किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दंड अल्सर में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपकी पूरी बॉडी को एक डंडे की तरह, जैसे डंडा होता है ना, इसकी तरह खड़ा देगा। ठीक है, तो अब इसे हम दंड अल्सर कहते हैं। ये अल्सर की प्रवर्धन अवस्था होती है, मतलब अल्सर का एक विशेष स्टेज होता है। देखो, अल्सर किस वजह से हो रहा था, आम दोष की उत्पत्ति की वजह से। अभी आम दोष इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दंड अल्सर में। देन उसके बाद आता है विलंबिका। कफ एवं वायु से दुष्ट अन्न ऊपर या नीचे किसी भी मार्ग से नहीं निकलता। तो यहाँ पर बताया गया है विलंबिका में जो कफ और वायु से दुष्ट, मतलब जो अल्सर में हो रहा था कि कफ और वायु दुष्ट होने की वजह से जो अन्न व ना ऊपर से निकल रहा है ना नीचे से निकलना, दंड अल्सर को भी विलंबिका कहा गया है। अब इसी दंड अल्सर को यहाँ पर विलंबिका कहा गया है। इसमें दोष तीव्र गति अर्थात रस धातु के साथ मिलकर समर शरीर में व्याप्त होकर विष दर्शित लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। मतलब इसमें जो भी हमारे जो दोष होते हैं वो रस धातु के साथ मिल जाते हैं, और कुछ यहाँ पर लक्षण उत्पन्न करने लग जाते हैं। अंतर अतः यह एक असाध्य व्याधि है। अल्सर और विसूचिका में कोई अल्सक और विसूचिका में कोई विशेष अंतर नहीं है। अल्सक में तीव्र सूल होता है और किंतु विलंगम सूल नहीं होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अल्सक में तीव्र सूल होता है जबकि विलंबिका में कोई सूल नहीं होता है। देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूँ आपसे, हाँ,
जो ये विलंबिका है, देखो ये विलंबिका अल्सक का ही एक लॉन्ग वर्जन है। जैसे अल्सक हुआ, अगर अल्सक बहुत लंबे समय तक रह जाएगा तो वो विलंबिका में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अल्सक बहुत लंबे समय से रहेगा तो विलंबिका में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्सक में पेन होता है जबकि विलंबिका में पेन नहीं होता, क्योंकि ये क्रोनिक कंडीशन होती है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं अल्सक की जो उग्र अवस्था है वही विलंबिका होती है। ठीक, ठीक है, क्योंकि अल्सक में भी तो यही हो रहा था, जो वात और कफ है यही तो दुष्ट हो रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्सक की जो गर्भावस्था है वही विलंबिका होती है। ज़्यादा कन्फ्यूज ना करते हो, इतना लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, वैसे तो मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाहता था आपको कि आचार्य सुश्रुत ने जैसे आम अजीन को ही, आम अर्जुन को विसूचिका माना है, विष्टापद अजीन को अल्सक माना है और विदगत अजीन को विलंबिका माना है। ठीक है, ये आचार्य सुश्रुत ने माना था। अभी जो हमने बात करी है वो मोस्टली आचार्य चरक की बात करी है। चलो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते आपके लिए, जितना मैंने बताया उतना ध्यान रखिए। ठीक है, और आपको ये भी जानना है कि आचार्य सुश्रुत का क्या मत है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर आप इस चैप्टर को कर लेते हो तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि इससे एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक।